ये कहानी बारिश की रात एक युद्ध क्षेत्र पर शुरू होती है। लाशों के पहाड़ के ऊपर किन फेंक था जो 100 गुना तेज उम्र बढ़ने के प्रभाव में था। फिर भी प्राचीन भगवान के अवशेषों को साफ करने में सफल रहा। खंजर पकड़ने वाली एक महिला ने चिन फेंक की तारीफ की और निर्णय की आंख नामक दिव्य कलाकृति लेने का फैसला किया। कइन फेंक घायल और मृत्यु के कगार पर ने अपनी बहन कइन श्याओयू से पूछा कि वह उसे धोखा क्यों दे रही है। ठंडे स्वर में किन श्याओयू ने स्पष्ट कर दिया कि किन फेंक सिर्फ एक दत्तक पुत्र था जिसे उसके माता पिता ने अपनाया था। वह उसे अपना भाई नहीं मानती थी क्योंकि उनका खून एक जैसा नहीं था। एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति जिसका नाम सॉन्ग फेई था प्रकट हुआ और कहा कि किन फेंक उपयोगी साबित हुए थे। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और दिव्य वस्त्र को पकड़ते हुए वह मुस्कुराया और किन फेंक को धन्यवाद दिया क्योंकि उनके बिना किन शियाओ युआन वह कभी दिव्य वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाता। कहिन फेंक की पूरी उम्र एक ही बार में खत्म करने के लिए उसने आत्मा चुराने वाली तलवार पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी जो अब उसके शरीर में धंसी हुई थी। उसने पूछा कि क्या कहिन फेंक को उसकी अलविदा की भेंट पसंद आई। कहिन फेंक ने अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद कहिन शियाओयू को पाला था, उसे स्कूल में मदद दी और तब भी जब खेल दुनिया पर आया उसने उसके लिए अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन अब जब उसने देखा कि उसने उसे धोखा दिया है तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी गलत पहचान की थी। किन शियाओयू ने स्पष्ट कर दिया कि उनके माता पिता की मृत्यु के बाद किम फेंक उसके जीवन में दखल देता रहा, उसे आदेश देता और नियंत्रित करता रहा। पहले जब सॉन्ग फेई और उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत थी तब वह कुछ हद तक उपयोगी था, लेकिन अब जब उनके पास दैवीय कलाकृति थी उसके लिए उनका कोई और मूल्य नहीं था। सॉन्ग फेई कन फेंक पर झपटा उसकी जान लेने के लिए यह वादा करते हुए कि वह किन शियाओयू का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। जैसे ही मृत्यु करीब आ रही थी किन फेंक ने वादा किया कि वह उन्हें इससे बचने नहीं देगा। जैसे ही वह वाक्य पूरा करने वाला था सॉन्ग फेई ने उसकी जान ले ली। 2025 में वह अभिशप्त खेल आया जहां एकमात्र मुद्रा जीवन काल थी। मरने से जीवन काल की हानि होती थी जबकि राक्षसों को मारने से जीवन काल प्राप्त होता था। खिलाड़ी जीवन काल खर्च करके अपनी गेम की क्षमताओं को वास्तविक दुनिया में ला सकते थे। मजबूत लोग अपने हाथों से टैंक को कुचल सकते थे, तलवार से हवाई जहाज काट सकते थे और अपने शरीर से परमाणु विस्फोट सह सकते थे। उस क्षण से दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई और अराजकता फैल गई। वह अपनी बहन के साथ जीवित रहने के लिए लड़ा, अनगिनत कठिनाइयां सहते हुए मुश्किल से वैश्विक ताकतवरों की शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश कर सका। अंतहीन खतरों को पार करने और कई बार मृत्यु से बाल बाल बचने के बाद अंततः वह प्राचीन देवता के खंडहरों को जीतने में सफल हो गया और आई ऑफ जजमेंट नामक दिव्य वस्तु प्राप्त कर ली। आखिरकार उसके पास शिखर पर पहुंचने की योग्यताएं थीं, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी सफलता की कीमत उसके एकमात्र परिवार द्वारा विश्वासघात होगी। जीवन में की गई सारी कोशिशें महज एक हस्तक्षेप बनकर रह गईं और उसकी सारी लड़ाइयां केवल दूसरों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में लग गईं। अगर वह फिर से जी सकता तो वह उसने कसम खाई थी कि वह सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। लेकिन फिर कुछ हुआ और किन फेंक ने अपनी आंखें खोली। हैरानी की बात यह है कि वह अपने कमरे में था। वह जल्दी से उठ बैठा और महसूस किया कि यह असली दुनिया थी। वह उलझन में था क्योंकि उसे याद था कि वह मर चुका था, लेकिन जब उसने अपना फोन चालू किया तो उसने देखा कि यह वर्ष 2025 था। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने खूबसूरत शहर देखा, यह समझते हुए कि वह 9 साल पहले पुनर्जन्म हुआ था जिस दिन वह अभिशप्त खेल धरती पर उतरा था। अगले दिन उसकी बहन किन शियाओयू ने दरवाजा जोर से खोला और देखा कि किन फेंक घर में बैठकर कॉफी पी रहा था। वह गुस्से में आ गई और पूछा कि वह उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। उसने कूड़ेदान पर लात मारी। किन फेंक को याद आया कि जिस दिन वह अभिशप्त खेल उतरा था वह और किन शियाओयू का सॉन्ग फेई को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। दीवार पर सॉन्ग फेई के पोस्टर लगे थे। खेल के आने से पहले सॉन्ग फेई एक थोड़ा प्रसिद्ध अंडरग्राउंड आइडल थे और किन शियाओयू उनकी जुनूनी प्रशंसक थीं। सॉन्ग फेई सतही रूप से तो बहुत आकर्षक लगता था, लेकिन वास्तव में वह एक पूरा धोखेबाज था जिसने कई अपने प्रशंसकों को बेवकूफ बनाया, उनका पैसा और उनका फायदा उठाया। और चिन शाओयू को ठगे जाने से बचाने के लिए चिनफोंग हमेशा उसे उस लड़के के साथ घुलने मिलने से मना करता था। लेकिन अंत में हमारे लड़के पर उसका जीवन नियंत्रित करने का आरोप लगाया गया। अपनी उंगली से चिनफंग की ओर इशारा करते हुए शाओयू ने पूछा कि क्या वह बहरा है, यह कहते हुए कि सॉन्ग फेई का इस महीने पहला स्थान खोना उसकी गलती है। उसे धमकाते हुए कि अगर चिनफंग उसे पैसा नहीं देता सॉन्ग फेई को रैंक में ऊपर उठाने के लिए तो वह गुस्सा हो जाएगी। ठीक उसी समय ठंडे भाव के साथ चिनफंग ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसके गाल सूज गए और उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि चिन फेंक ने उसे मारा है। तीव्र दृष्टि से चिन फेंक ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास न तो बहस करने की इच्छा है और न ही समय, चेतावनी देते हुए कि अगर वह बहस करना जारी रखेगी तो उसे बल का उपयोग करना पड़ेगा। वह उसका मुंह तोड़ने वाला था। उसने उसका क्रेडिट कार्ड उसके सिर के ऊपर फेंक दिया और कहा कि यह वो पैसा था जो उनके माता पिता पीछे छोड़ गए थे, और चाहे कितनी भी कठिन स्थिति रही हो इन सभी वर्षों में अपने माता पिता के खातिर उसने तय किया कि वह उसका स्तर नहीं गिराएगा। लेकिन उसने एक बात स्पष्ट कर दी, आज से उसकी जैसी कोई बहन नहीं है। शियाओयू रोने लगी और खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाई। अपनी पिछली जिंदगी में शियाओयू की रक्षा के लिए चिनफेंग ने बहुत सारे अवसर खो दिए, बहुत सारे गुप्त खजाने और डंजन्स जो कि जोखिम भरी खोज की मांग करते थे, जिन्हें उसने छोड़ दिया। उसने कुछ नींद की गोलियां निकाली और एक का उपयोग करके
वह जिज्ञासु था और इस बोझ के बिना वह दूर तक जाने वाला था। इस बार उसने अपने पिछले जीवन से खेल की समझ का उपयोग कर हर किसी से आगे निकलने का निर्णय लिया और अब से किन शियाओयू अपने दम पर थी। और जहां तक सोंग फेई का सवाल है, हमारे लड़के ने फैसला किया कि वह इसे खुद संभालेगा। किन फेंग सो गए और विकल्प हॉल में दिखाई दिए। उन्हें इस जगह की याद आ रही थी जब से वे पहली बार यहाँ आए थे। वह इतने नर्वस थे कि उन्हें अपने करियर का चयन करने और यहाँ से जाने में कई घंटे लग गए। लेकिन यह समय उसे तेज होना था। अपने पिछले जीवन में उसने योद्धा चुना था ताकि किन ज़ायो की रक्षा कर सके। योद्धा श्रेणी कमजोर नहीं थी, लेकिन अब यह सही विकल्प नहीं था। अब किन ज़ायो के बिना वह अकेले जल्दी से साफ कर सकता था। गतिशीलता और प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। बिना एक सेकंड की देरी किए कदिन फेंग ने असैसिन वर्ग चुना। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि दिव्य कलाकृति न्याय की आंख को सफलतापूर्वक बांध दिया गया था। न्याय की आंख सक्रिय हो गई। इसमें एक निष्क्रिय अधिकार था। त्यागे गए खेल में प्रवेश करने पर कनिन फेंग स्वचालित रूप से उच्चतम रैंक के पेशे और प्रतिभा को प्राप्त करने वाले थे। हमारा लड़का अपनी पुनर्जन्म के बाद यह देखकर हैरान था कि न्याय का नेत्र उससे जुड़ गया था और उसने समझा कि यह कैसे काम करता है। जब तक कि कलाकृति अपने मालिक को पहचानती थी और भले ही इसे चुरा लिया जाता, यह बेकार होता, यह मानते हुए कि शायद यही कारण था कि वह पुनर्जन्म हुआ था। उसी समय छाया उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। फिर उसका शरीर बदलने लगा और उसके बाल सफेद हो गए, छाया में बदल गए। किन फेंक का रूप बदल गया था। छाया हथियारों के लिए उच्चतम स्तर का छिपा पेशा था। ये उसके पिछली जिंदगी में चुने हुए योद्धा पेशे से पूरी तरह अलग था। केवल इस पेशे को प्राप्त करने से ही उसे विशाल शक्ति मिल गई थी। किन फेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसे याद आया कि प्रत्येक पेशे के छुपे हुए उच्च स्तरीय पेशे को अनलॉक करने की बहुत कम संभावना होती है और न्याय की प्राधिकरण ने वास्तव में इस संभावना को निश्चितता बना दिया। प्रणाली ने सूचित किया कि न्याय की प्राधिकरण ब्रह्मांड में सबसे सच्चा और प्राचीन मूल प्राधिकरण था। इसकी शक्ति ने नियमों और आदेशों को अस्थायी रूप से पार कर लिया। किन फेंग इस प्राधिकरण को सक्रिय रूप से सक्रिय नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास दिव्यता नहीं थी, लेकिन इसका निष्क्रिय प्रभाव सक्रिय था। इस रहस्योद्घाटन ने हमारे लड़के को स्तब्ध कर दिया। अपने पिछले जीवन में यह उस अभिशप्त खेल के आने के 7 साल बाद तक नहीं था कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी भगवान द्वारा छोड़े गए क्षेत्र से निकलकर व्यवस्था के क्षेत्र तक पहुंचा। तभी मानवता ने व्यवस्था की शक्ति के अस्तित्व के बारे में जाना। लेकिन इस वास्तव में कई सालों बाद भी किसी ने आदेश की शक्ति प्राप्त नहीं की। किन फेंग ने कभी ऐसा हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। अब अपनी यात्रा की शुरुआत में उसने पहले से ही मौलिक अधिकार प्राप्त कर लिया था, जो आदेश और नियमों को पार कर गया था। जब तक वह भगवान के त्यागे हुए क्षेत्र को छोड़ दाचकर आदेश के क्षेत्र तक पहुंचकर दिव्यता प्राप्त कर सके, वह इस अधिकार को सक्रिय कर सकता था। अब इस जीवन में एक और लक्ष्य था। अब जब पेशे का चयन पूरा हो गया था, सिस्टम ने उसे उसका गेम उपनाम दर्ज करने के लिए कहा। किन फेंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर शैडो को चुना क्योंकि उसका पेशा जन्मा था। किन फेंग को भगवान के छोड़े हुए क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया। यह एक तबाह भूमि थी जिसमें अनगिनत राक्षस थे। उसे सावधान रहना था क्योंकि राक्षस उसे फाड़ने और उसकी आयु चुराने के लिए तैयार थे। कोई शहर छोड़ सकता था, राक्षसों को मार सकता था और विनिमय योग्य जीवन काल कमा सकता था, लेकिन अगर वे खेल में मारे गए तो उनका आधा जीवन काल खो जाएगा। दोनों व्यापार योग्य और गैर व्यापार योग्य। कचिन फेंग शेल टाउन में था, जो एक सुरक्षित क्षेत्र था। यहाँ कोई राक्षस नहीं थे और खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे और जीवन अवधि के नुकसान की गति 1 से गुणा थी। कई लोग इस खेल में खींचे गए थे। कुछ ने खाने के बाद झपकी ली थी और कुछ अन्य लंबी कामकाजी दिन के बाद सो गए थे, केवल इस जगह पर पहुंचकर समाप्त हो जाना। सभी की नजरें किन फेंग पर टिकी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि उसका पेशा क्या था और न ही यह क्यों उनके पेशे से इतना अलग दिख रहा था। खंजर देखकर कुछ लोगों ने महसूस किया कि वह एक हत्यारा था। जल्द ही विभिन्न देशों के शक्तिशाली व्यक्ति एक के बाद एक दिखाई देने वाले थे, जो इस दुनिया के आदेश को फिर से स्थापित करेंगे। अगर किन फेंग उनसे आगे निकलना चाहते थे तो वे इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभ्यास किसी का इंतजार नहीं करता। तभी 3 आदमी और एक धनुर्धारी शहर वापस टेलीपोर्ट किए गए। आप देख सकते हैं कि यदि मॉन्स्टर हंट के दौरान खिलाड़ी मर जाते तो वे शहर लौट आते। खिलाड़ी गुस्से में थे और घबराए हुए थे क्योंकि जंगली मॉन्स्टर बहुत मजबूत थे। एक ही बार में राक्षस ने उनकी सारी जीवन शक्ति छीन ली थी। वे एक कमजोर स्तर 1 के क्रॉलर से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वे मिलकर उसकी केवल 1/3 सेहत ही कम कर सके थे और अब वे मर गए थे। उनकी उम्र आधी रह गई थी। उन्होंने आर्चर लिजी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। किन फेंग ने उसे देखना शुरू किया और याद आया कि आर्चर छोटे धनुष से शुरू करते हैं। उन्हें समझ आया कि वह भी एक छिपा वर्ग है। लिजी ने देखा कि किन फेंग भी एक छिपा वर्ग है। उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह साथ मिलकर टीम बनाना चाहता है। बाहर के राक्षस वाकई में बहुत ताकतवर थे और वे उन्हें अकेले नहीं संभाल सकते थे। उसकी टीम को पहले ही एक बार समाप्त कर दिया गया था, इसलिए उनके पास अनुभव था। किन फेंग ने इनकार कर दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। लिजी के साथी उस पर हंसे जब उन्होंने देखा कि वह पेशेवर होने का दिखावा कर रहा था। पांचों मिलकर राक्षस को हरा नहीं सके थे, इसलिए उसके अकेले ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। उनके अनुसार किन फेंग मौत की तलाश में था।
लिजी ने सिस्टम का उपयोग करके देखा कि किंग फेंग का उपनाम शैडो। हमारा लड़का शहर के बाहर की ओर जा रहा था। लिजी ने यह देखने के लिए उसका पीछा करने का निर्णय लिया कि क्या वे पता लगा सकते हैं कि उसके पास कौन सी क्षमताएं हैं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि शायद उन्हें राक्षसों के बारे में नई जानकारी मिल सके और देखें कि किन फेंग कैसे मरे। देवताओं द्वारा त्यागी हुई भूमि एक बहुत ही अस्थिर और खतरनाक जगह थी। लिजी और अन्य लोग गुप्त रूप से किन फेंग का पीछा करने लगे। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे आ गई, लेकिन ऑनलाइन खेलों का वर्षों का अनुभव होने के कारण उसने जल्दी से एक समूह बना लिया। हालांकि शहर के बाहर मिले पहले राक्षस ने उन्हें नष्ट कर दिया। वह जानती थी कि यह राक्षस ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे स्तर 1 का खिलाड़ी हरा सके। लिजी के मित्र नाराज थे, क्योंकि कइन फेंग का प्रारंभिक हथियार समूह के हत्यारे से अलग था। उसके पास एक खंजर था, लेकिन कइन फेंग के पास एक छोटी तलवार थी। हत्यारा ईर्ष्या महसूस कर रहा था, क्योंकि कइन फेंग उससे भी तेज था, लेकिन एक हत्यारे के रूप में उसकी चपलता सबसे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा चिन फेंग के कपड़े उससे अलग थे। चिन फेंग एक असामान्य खिलाड़ी लगता था, इसलिए लिजी ने निर्णय किया कि वह उसका पीछा करेगी, क्योंकि वह महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकता था। चियान फेंग ने उन्हें घूरना शुरू किया, और इसे महसूस करते ही लिजी ने यह जाने बिना जल्दी से फिर से छिप गई कि क्या उन्हें देख लिया गया था। हमारे लड़के ने शैडो स्नीक तकनीक का उपयोग किया और बिना किसी निशान के उस जगह से गायब हो गया, एक छाया बन गया। लिजी और बाकी लोग कुछ हद तक भ्रमित थे, यह देखकर कि वह पतली हवा में गायब हो गया था। समूह के हत्यारे ने समझा कि यह एक गुप्त क्षमता थी, एक प्रारंभिक क्षमता जो अदृश्यता प्रदान करती थी। चिन फेंग अदृश्य हो गया था। लिजी ने निर्णय लिया कि वे कस्बे लौटकर खुद को सुधारने के तरीके ढूंढेंगे। बाहर जाना बहुत खतरनाक था। वे पहले ही एक बार मर चुके थे और उनका जीवन काल पहले से ही आधा हो गया था। उन्होंने एनपीसी को खोजने का निर्णय लिया ताकि छुपे हुए इनाम जैसे खजाने की खोज कर सकें। शैडो स्नीक एक कुशलता है जो उपयोगकर्ता को एक अवधि के लिए छुपा अवस्था में जाने की अनुमति देती है। हमला करने से उपयोगकर्ता प्रकट हो जाएगा और चुपके से बाहर आने के बाद पहली हिट बढ़ी हुई क्षति करती है। चुपके में महारत चुपके की अवधि को दोगुना कर देती है और चुपके के स्तर को 1 बढ़ा देती है। जैसा कि उम्मीद थी, शैडो वर्ग असाधारण था। इस स्तर पर एक सामान्य हत्यारे की चुपके का पता लगाना आसान होता, लेकिन शैडो वर्ग की अपनी चुपके में महारत थी, जिससे खेल के शुरुआती चरणों में किसी के लिए, यहां तक कि राक्षसों के लिए भी किन फेंग को नोटिस करना असंभव हो गया। हमारा लड़का ना चाहते हुए भी सोचने लगा कि लिजी और उसके दोस्त भोले हैं, क्योंकि शुरुआती नगर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वास्तव में आपकी शक्ति को बढ़ा सके। ये बस खिलाड़ियों के लिए एक शरण स्थल था। इस त्यागे गए खेल में कमजोर खिलाड़ी राक्षसों का शिकार मात्र थे। कुछ सेकंड बाद किन फेंग की चुपके की स्थिति समाप्त हो गई। फिलहाल अवधि बहुत लंबी नहीं थी। सौभाग्य से जैसे ही उसने स्टेल्थ सक्रिय किया, कूलडाउन शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड में वह फिर से गायब हो सकेगा। कहिन फेंग की स्थिति विंडो प्रकट हुई। उसका कोड नेम शैडो था और उसकी क्लास भी शैडो थी। उसकी ट्रेड न की जा सकने वाली आयु 75 वर्ष थी और ट्रेड की जा सकने वाली आयु 0 थी। 13 पॉइंट की शक्ति, 13 पॉइंट की कॉन्स्टिट्यूशन, 18 पॉइंट की एगिलिटी, मोह और आत्मा के 15 अंक। सभी खिलाड़ी 10 के आधारिक आंकड़ों के साथ शुरू करते थे और विभिन्न श्रेणियां अतिरिक्त बोनस प्रदान करती थीं। योद्धा वर्ग, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में चुना था, केवल उसे शक्ति और संविधान में 3 अंक देता था। लेकिन इस बार शैडो वर्ग ने सभी आंकड़ों में सुधार दिया था और चपलता 8 अंकों से बढ़ गई थी। उसके पास अभी भी 5 मुफ्त विशेषता पॉइंट्स थे जिन्हें सौंपना था। अधिकतर खिलाड़ी अपने पॉइंट्स शक्ति या आत्मा पर उपयोग करते हैं ताकि शारीरिक या जादुई आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकें, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। एक भी सेकंड गंवाए बिना किन फेंक ने 5 अंक चपलता में लगाए, जो अब 23 अंक हो गए। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि शुरुआती खेल में चाहे कोई भी अपनी सांख्यिकी को कैसे भी वितरित करे, राक्षस हमेशा खिलाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाते और बिना नुकसान उठाए राक्षसों को मारने का एकमात्र तरीका था चपलता बढ़ाना और तेज करना। फिर कुछ ने किन फेंग का ध्यान आकर्षित किया। पेड़ के पीछे एक राक्षस था। यह एक स्तर 1 का क्रॉलर था, सामान्य ग्रेड का, लेकिन यह विकसित हो रहा था। किन फेंग सतर्क हो गया, यह देखकर कि यह जीवन काल को अवशोषित करता जा रहा था। उसने जल्दी से समझ लिया कि यही राक्षस था जिसने 4 खिलाड़ियों के समूह का सफाया किया था। रेंगने वाले ने चिन फेंक की उपस्थिति महसूस की। यह कुछ घायल था, क्योंकि इसका कुछ एचपी घट चुका था। राक्षस ने हमला किया, लेकिन चिन फेंक ने कूदकर उसे बचा लिया। जब राक्षस खिलाड़ियों को मारते थे तो वे उनकी जीवन अवधि प्राप्त कर सकते थे, और अगर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अवशोषित किया तो वे विकसित हो सकते थे। किन फेंक ने शैडो स्नीक सक्रिय किया और अपनी छोटी तलवार निकाल ली, और तभी जब क्रॉलर करीब आ सकता था, वह हवा में गायब हो गया। जबकि क्रॉलर देख रहा था कि वह कहां गया, किन फेंक ऊपर दिखाई दिया और स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक का उपयोग करते हुए राक्षस के ऊपर उतरा और उसके सिर में जोर से अपनी छोटी तलवार घोंप दी, जिससे 174 नुकसान हुआ। राक्षस को मार डाला और 10 अनुभव अंक प्राप्त किए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही वार में क्रॉलर को मार सकेगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि क्रॉलर की गर्दन पर हमला करने से एक क्रिटिकल हिट होता है। उसी समय एक प्रणाली विंडो प्रकट हुई जो यह सूचित कर रही थी कि अगर हमला दुश्मन की दृष्टि से बाहर से आता है तो कौशल बैकस्टैब से होने वाला नुकसान 2 गुना हो जाता है। इसने समझाया कि क्रॉलर एक वार में क्यों मर गया था। बैकस्टैब कौशल कई क्षमताओं के साथ संयुक्त हो गया था,
जिससे एक भयानक नुकसान गुणक बन गया था। किन फेंक शव को चुपचाप घूरने लगे। उन्हें याद आया जब वह एक योद्धा के रूप में खेलते थे तब भी एक आलोचनात्मक वार मुश्किल से 40 क्षति और उसे रेंगने वाले को मारने के लिए सदियों तक लड़ना पड़ा। इस प्रक्रिया में लगभग मर ही गया था। एक बार जब राक्षस मर गया तो उसने एक चमकता हुआ गोला छोड़ा जो जीवन अवधि थी। चिन्ह फेंक ने अपनी मुट्ठी बांधकर जीवन अवधि को अवशोषित कर लिया। 3 दिन का व्यापार योग्य जीवन काल और 54 वर्ष और 155 दिन का गैर व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त किया। 5 लोग मर चुके थे। प्रत्येक ने कम से कम 20 से 30 वर्षों की आयु खो दी थी, जो कुल मिलाकर 100 वर्षों से अधिक हो गई थी। लेकिन क्योंकि क्रॉलर ने इसे पहले अवशोषित कर लिया था, किन फेंक को केवल 54 वर्ष प्राप्त हुए। फिलहाल गैर व्यापारिक आयु उपयोगी नहीं थी, लेकिन उसी समय न्याय की आंख का अधिकार सक्रिय हो गया। किन फेंक को अनंत विकास नामक प्रतिभा प्राप्त हुई। अकेले दानवों को मारकर उसे स्किल्स को उन्नत करने के लिए विकास अंक कमाने का मौका मिला। हर 24 घंटे में उसे 5 विकास अंक मिलते और अकेले बॉस श्रेणी के दानव को हराने पर विकास अंक सुनिश्चित होते। वर्तमान में केवल उसके पास 5 अंक थे। उसके पास असीमित विकास था और वह अपनी क्षमताओं को सुधार सकता था। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, चाहे मॉन्स्टर्स ने कोई भी उपकरण या स्किल बुक गिराई हो। इसकी ग्रेड फिक्स थी और इसे सुधारने का कोई तरीका नहीं था। यह नियमों और व्यवस्था से परे की शक्ति थी। हमारे लड़के ने इसे आजमाने और शैडो स्नीक और बैकस्टैब को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। उसने 4 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च किए और कौशल सफलतापूर्वक सुधर गए। आरंभिक कौशल शैडो स्नीक सामान्य से कांस्य में बदल गया और अवधि 12 सेकंड से बढ़कर 16 सेकंड हो गई। ब्रेकिंग स्टेल्थ अटैक बोनस 60 से बढ़कर 90 हो गया और कूल डाउन समय 2 सेकंड कम हो गया। बैकस्टैब निम्न से सामान्य हो गया और क्षति 5% बढ़ गई। शैडो स्नीक अब 16 सेकंड तक चलने लगा और स्टेल्थ मास्टरी के साथ यह 32 सेकंड तक बढ़ गया। इतनी लंबी स्टेल्थ अवधि के साथ अब वह स्थायी रूप से अदृश्य रह सकता था और अगर उसकी क्षमताओं में पहले सुधार किया गया होता तो वह एक पूरी एचपी क्रॉलर को एक ही वार में समाप्त कर सकता था। तभी एक लड़के ने, जो एक महिला के साथ था, उल्लेख किया कि यह गेम आसान था क्योंकि एक कमजोर लड़के जैसे किन फेंक ने अकेले एक राक्षस को गिरा दिया था। महिला ने उसकी प्रशंसा की, सोचते हुए कि उसकी काया के साथ वह 10 लोगों का सामना कर सकता होगा। लड़का मुस्कुराने लगा और उसकी रक्षा करने का वादा किया। किन फेंक ने देखा कि पेड़ में एक राक्षस छिपा हुआ था। लड़के ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह उसके साथ टीम बनाना चाहता है। चिन फेंक ने खतरा महसूस किया और शैडो स्नीक का उपयोग करके गायब हो गया। इसे देखकर लड़के को लगा कि उसकी मांसपेशियों ने उसे डराया है। एक मकड़ी जमीन पर उतर आई, जिससे वे घबरा गए। यह पहले स्तर और कांस्य ग्रेड का मॉन्स्टर पोषण करता था। इसने हमला किया और उनकी जान ले ली। किन फेंक को याद आया कि पोषणकर्ता एक प्रारंभिक बॉस था जिसके पास 16 संपूर्ण स्वास्थ्य अंक थे। यह सामान्य नौसिखिया द्वारा संभाला जाने वाला नहीं था और इसके अलावा इसके अधीन कई छोटी मकड़ियां थीं। पोषक ने खाना शुरू किया और चिन फेंक ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी उन्नत क्षमताओं की शक्ति का परीक्षण किया। स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक का उपयोग करते हुए चिन फेंक ने अपनी छोटी तलवार को मकड़ी की आंख में भौंका। उसने प्रतिघात किया, लेकिन चिन फेंक ने सही समय पर प्रतिक्रिया दी और हमले से बचने के बाद वह साइड में हटा और शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके अदृश्य हो गया। हमारे लड़के के हमले ने 338 नुकसान पहुंचाया और इस प्रक्रिया में उसे 9 नुकसान हुआ। उसने अपनी फुर्ती के कारण मुश्किल से बच पाया। किन फेंक के पास 130 ईपी पॉइंट्स थे और अगर मकड़ी का हमला जुड़ जाता तो वह तुरंत मर जाता। वह यह देखकर प्रभावित हुआ कि उसके हमले ने बॉस को 300 से अधिक नुकसान पहुंचाया था। नर्चर गुस्से में था और इस प्रक्रिया में क्षेत्र के पेड़ आधे में बंट गए। किन फेंक को पता था कि ये राक्षस बुद्धिमान थे और यह कि मकड़ी खड़े रहकर वार नहीं सहतेगी। मकड़ी अंधाधुंध हमला कर रही थी ताकि किन फेंक के स्थान की पहचान हो सके। अब छोटे मकड़ियां भी सतर्क हो गई थीं, इसलिए वह बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ सकता था। जब मकड़ी ध्यान भटका हुआ था तो किन फेंक ने मौके का फायदा उठाकर एक पत्थर फेंका जो सीधे उसके पेट पर लगा। 99 अंकों का नुकसान हुआ। छिन फंग ने एक और पत्थर उठाया और उसका अनुमान सही था, यह महसूस करते हुए कि उसका मुख्य नुकसान स्टील्थ एम्बुश स्ट्राइक कौशल के बोनस और क्लास कौशल वृद्धि से आया। इसलिए यहां तक कि पत्थर फेंककर भी वह मजबूत नुकसान कर सकता था। अब उसे सिर्फ शैडो स्नीके के कूलडाउन से बाहर आने का इंतजार करना था और फिर एक पत्थर फेंको। इस तरीके से पत्थर एम्बुश स्ट्राइक, बैकस्टैब और कमजोर बिंदु हमले के बोनस को सक्रिय करने वाला था। जैसे ही शैडो स्नीकी का कूलडाउन खत्म हुआ, किन फेंक ने फिर से एक पत्थर फेंका, मकड़ी को 269 अंकों का नुकसान पहुंचाया और फिर से शैडो स्नीक को सक्रिय किया। उसकी योजना सरल थी, शैडो स्नीक के ठंडा होने तक छुपे रहना और फिर से हमला करना। उसी समय नगर में लीडरबोर्ड अपडेट हुआ, जिससे पता चला कि खिलाड़ी शैडो ने ब्रॉन्ज ग्रेड के बॉस नर्चर को मार दिया था। स्तर 2 तक पहुंचने वाला सबसे पहला खिलाड़ी सूची में नंबर 1 के रूप में उभरा। अन्य खिलाड़ी आश्चर्यचकित थे क्योंकि अधिकांश भीड़ के कारण मारे गए थे और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि कोई पहले से ही एक बॉस को कैसे हरा चुका है। लीजी और बाकी लोग चुप थे जब उन्होंने देखा कि किन फेंक ने एक बॉस को हराया
और स्तर 2 तक पहुंच गया, जबकि वे सामान्य भीड़ को भी संभाल नहीं पा रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि यह निश्चित रूप से एक प्रणाली की गलती है। वह महिला और पुरुष जिन पर विशाल मकड़ी ने हमला किया था, शहर में फिर से दिखाई दिए और आश्चर्य महिला और पुरुष जिन पर विशाल मकड़ी ने हमला किया था शहर में उपस्थित हुए और यह देखकर स्तब्ध रह गए कि किसी ने बड़ी मकड़ी को मार दिया था, और यह समझ गए कि शैडो वही लड़का था जिसे उन्होंने पहले जंगल में देखा था। जंगल में वापस सिस्टम ने घोषणा की कि किन फेंग ने बॉस पोषणकर्ता को मार दिया था, जिससे उसे 300 अनुभव अंक और 2 विकास अंक प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त शेल टाउन की स्तर लीडर बोर्ड अनलॉक हो गई। बिल्कुल सही, हमारे लड़के को एक प्रतिष्ठा अंक दिया। किन फेंक ने मकड़ी की जीवन अवधि को अवशोषित करना शुरू किया। जैसे ही बड़ी मकड़ी मरी, छोटी मकड़ियां बिखर गईं, जो बेकार था। उसे अफसोस हुआ क्योंकि उसे पहले छोटी मकड़ियों को मारना चाहिए था ताकि और अनुभव प्राप्त हो सके। उसे 46 व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त हुआ और एक नई कौशल पुस्तक मिली जिसका नाम कांस्य गुणवत्ता का लालची हाथ था। साथ ही एक संक्षारक डैगर प्राप्त हुआ जिसमें 35 क्षति अंक और 4 चपलता अंक थे। लालची हाथ कौशल सीखने के बाद किन फेंग इसे पराजित राक्षसों पर इस्तेमाल कर सकता था, जिससे अतिरिक्त लूट के पुरस्कार प्राप्त करने का 20% अवसर मिलता। कियान फेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक कांस्य बॉस इस देवी स्तर की हत्यारे की क्षमता गिराएगा। इस कौशल ने लूट अधिग्रहण को काफी बढ़ा दिया। देर गेम में शक्तिशाली बॉस को हराने पर 20% संभावना होती है कि अतिरिक्त लूट मिलेगी। जो किन फेंग को अपने पिछले जीवन से याद था, उस अनुसार गॉड स्लेयर गिल्ड में एक आदमी था जिसकी युद्ध शक्ति औसत थी, लेकिन इस कौशल के कारण वह सबसे अधिक मांगे जाने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गया। उसके पास एक निजी बॉडीगार्ड भी था जो उसे हर जगह ले जाता था। किन फेंग की आंखें आश्चर्य से खुल गईं, यह महसूस करते हुए कि हालांकि सक्रियण दर केवल 20% थी, अगर वह इसे अपनी अनंत विकास प्रतिभा के साथ जोड़ दे तो वह ड्रॉप दर और लूट की मात्रा दोनों को अनंत रूप से बढ़ा सकेगा। अगले दिन छात्र स्कूल जा रहे थे। शियाओ युए की दोस्त ने पूछा कि क्या वह किन फेंग को नहीं बुलाने वाली है और माफी मांगो, उसे याद दिलाते हुए कि कल उन्होंने गुप्त रूप से सॉन्ग याय का समर्थन करने के लिए परीक्षा छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि किन फेंग उससे नाराज होगा। जाओयू ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था और उसकी वजह से वे प्रवेश का समय लगभग चूक गए थे। उसके अनुसार माफी तो किन फेंक को मांगनी चाहिए। उसकी दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की क्योंकि किन फेंक ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और पूछा कि उसके चेहरे पर क्या हुआ है। श्याओयू अपने फैसले पर अडिग रही क्योंकि किन फेंक ने उसकी बातों में दखलंदाजी की और उसने बहाना बनाया कि वह ठोकर खाकर गिर गई थी और उसका चेहरा चोटिल हो गया था। स्कूल में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि कई छात्र एक कक्षा के सामने जमा है। दोस्त को जिज्ञासा हुई और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वह उस कक्षा में पहुंची जहां उसने देखा कि जियांग वेई का शरीर अर्ध पारदर्शी हो रहा था। झांग वेई के एक दोस्त ने बताया कि वह निश्चित नहीं था, लेकिन अभी अभी वेई ने कहा था कि वह झपकी लेने जा रहा है और जब वे मुड़े तो वह पहले से ही ऐसा था। यह एक अलग घटना नहीं थी, यह इंटरनेट पर हर जगह हो रही थी। दुनिया भर के लोग इसी तरह की घटना का सामना कर रहे थे और कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि अगर कोई सो गया तो वह भूत की तरह अर्ध पारदर्शी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। और कोई नहीं जानता था क्यों। दोस्त ने सतर्क रहकर उसके माता पिता को चेतावनी देने के लिए फोन करने का निर्णय लिया और श्याओयू को भी उसके भाई को चेतावनी देने के लिए फोन करने की सलाह दी ताकि वे भी सतर्क रहें, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह उसे संपर्क करने के बजाय मृत देखना पसंद करती थी। इस बीच किन फेंक ने नए कौशल ग्रीडी हैंड का विकास किया, इसे कांस्य गुणवत्ता से स्वर्ण में उन्नत कर दिया। अब दुश्मन को लूटते समय अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की संभावना 20% से 70% तक बढ़ गई और इसके कारण हमारे लड़के ने लालची हाथ सीखा और 2 अंक प्राप्त किए। किन फेंग ने अपनी मुट्ठी बांधी और कौशल को सक्रिय किया जिसमें उसने 2 विकास अंक और 46 दिन की व्यापार योग्य आयु प्राप्त की। वह 2 विकास अंक प्राप्त करके अधिक से अधिक संतुष्ट था और जानता था कि लालची हाथ को स्तर 3 तक उन्नत करने के लिए उसे 3 अंकों की आवश्यकता होगी और जल्द ही उसके पास अतिरिक्त लूट प्राप्त करने का 100% मौका होगा। वह जानता था कि दुनिया की सरकारों को अब तक इस स्थिति का एहसास हो गया होगा और अधिक से अधिक लोग खेल में आने वाले थे, इसलिए उसे अपनी प्रगति को तेज करना था और जो कुछ वह उपयोग कर सकता था उसे सुसज्जित कर लिया। छिन फेंक ने कांस्य गुणवत्ता के संक्षारक खंजर को सुसज्जित किया जिससे 35 आक्रमण अंक और 4 चपलता अंक प्राप्त हुए। उसने छाया गुप्तता सक्रिय की ताकि राक्षसों का ध्यान न आकर्षित हो, यह जानते हुए कि ज्यादा समय नहीं होगा जब लोग समझ जाएंगे कि इस खेल से प्राप्त कौशल और उपकरण वास्तविक दुनिया में लाए जा सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो दुनिया अराजकता में फंस जाएगी। कौशल और उपकरण निकालने के लिए 2 शर्तें आवश्यक थीं। पहला, स्तर 10 तक पहुंचना और दूसरा, पर्याप्त व्यापार योग्य आयु होना। छोटे राक्षसों को हराने में बहुत समय लगता था, इसलिए उसने मजबूत बॉस खोजने का निर्णय लिया। जब वह क्षेत्र में चल रहा था उसने किसी को लड़ते हुए सुना और जब वह चट्टान के पास गया तो उसने देखा कि कई खिलाड़ी स्तर 2 के स्प्रिंट शिकारी ब्रोंको के खिलाफ लड़ रहे थे। ये कहा गया था कि जब वांग मंग पहली बार 4 सेकंड गेम में दाखिल हुए
उसने छिपी हुई श्रेणी के खिलाड़ियों की एक पूरी टीम इकट्ठी कर ली थी। उसकी टीम के 6 सदस्य छिपी हुई श्रेणी के उपयोग करता थे। वांग मंग ने पवित्र अवरोध का आह्वान किया, जिससे एक स्वर्णिम अवरोध बना जो राक्षस को दूर कर सके। दूसरी श्रेणी के पवित्र शील्ड योद्धा, जिनके पास सामान्य योद्धा के मुकाबले दोगुने बुनियादी आंकड़े हैं, और जैसे इतना ही पर्याप्त न हो, उसके पास एक स्वाभाविक अजेयता कौशल भी था। जब राक्षस विचलित था, तब टीम के जादूगर ने एक अग्नि गोला बुलाया जो प्राणी की बांह पर सीधा लगा। उसके पास जादूगर वर्ग की एक छुपी हुई पेशा थी जिसे पैगंबर कहा जाता था, जिसने उसे एक सामान्य जादूगर की तुलना में दोगुना जादुई नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी, और इसमें एक समाहित भविष्य सूचक अग्नि था। टीम के आर्चर के पास शार्प आइड शूटर नामक गुप्त पेशा था, जो साधारण आर्चर के दोगुने आंकड़े प्रदान करता था, और इसके साथ एक त्वरित शॉट कौशल शामिल था। पुजारी के पास ओरेकल प्रीस्ट वर्ग था, जिसके पास सामान्य पुजारी से 2 गुना उपचार शक्ति और एक समूह उपचार क्षमता थी। तीरंदाज और जादूगर ने एक साथ हमला किया, लेकिन राक्षस ने बिना ज्यादा प्रयास के हमलों से बच निकलकर वांग मंग पर हमला किया, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तीरंदाज दूरी से किए गए हमलों के नहीं लगने पर घबरा गया। यह सोचकर कि यह बॉस बहुत तेजी से था, पुजारी ने वांग मंग को ठीक किया, और उसने तय किया कि इस बॉस को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि हमला जारी रखा जाए, जबकि हीलर्स उपचार का ध्यान रखें। उसने देखा कि उसने धीरे धीरे राक्षस की सेहत को कम करने की योजना बनाई। किन फेंग ने सोचा कि वांग मेंग बहुत आशावादी था, लेकिन उसे पता था कि वह सबसे महत्वपूर्ण बात भूल रहा था। यह जंगली प्रकृति थी, और अगर लड़ाई लंबी खींचती तो अन्य राक्षस आकर्षित हो जाते। उसी समय 2 राक्षस वांग मंग के पीछे प्रकट हुए। किन फेंक ने उन्हें भ्रष्टकर्ता के रूप में पहचाना, जो सामान्य स्तर के 2 राक्षस हैं और गहरे भूरे कीचड़ से ढके होते हैं, और जो दूरस्थ हमलों में विशेषज्ञ होते हैं। टीम का तलवारबाज राक्षसों की ओर दौड़ा और उनमें से एक पर हमला किया। उसके पास एक छुपा हुआ वर्ग था जो हमारे लड़के ने पहले नहीं देखा था। हमले से 33 अंक का नुकसान हुआ, और तलवारबाज को जल्दी ही समझ आ गया कि इन राक्षसों की रक्षा बहुत अधिक थी। भ्रष्टाचारी ने तलवारबाज पर कीचड़ उगल दिया। ये जमीन में बांधने वाली चीज थी, और अब उसकी गति कम हो गई थी। दूसरा भ्रष्टाचारी जादूगर का पीछा करने लगा, जिसे मजबूरन आंसू भरी आंखों से भागना पड़ा। लेकिन तभी किन फेंग पलक झपकते ही कूद पड़ा, राक्षस का सिर काट दिया, जिससे 441 अंकों के क्षति जादूगर को बचाकर और सभी को हैरान कर दिया। हमारे लड़के का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने भ्रष्टाचारी को एक ही वार में हरा दिया। जादूगर उलझन में पड़ गई। यह नहीं जानती थी कि यह किसने किया और क्या कोई मदद कर रहा था। अपनी तलवार की मदद से तलवारबाज खड़ा हुआ। वह यह देखकर हैरान था कि किसी ने एक ही वार में स्तर 2 के भ्रष्टाचारी को खत्म कर दिया था। दूसरी ओर उनके लिए एक स्तर 1 भ्रष्टाचारी को हराने के लिए उन्हें 10 सेकंड के लिए मिलकर काम करना पड़ा। भ्रष्टाचारी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर से किन फेंक बिजली की तरह हिले और उस दानव का सिर काट दिया। तलवारबाज डर से कांपने लगे और पूछा कि क्या लीजी ने देखा कि यह किसने किया। उसने घबराकर कहा कि उसने नहीं देखा। वांग में खड़े होकर उनसे ध्यान न भटकाने को कहा। भीतर ही भीतर वह उम्मीद कर रहे थे कि किन फेंक उनके साथ है। अब केवल स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा था, और हमारा लड़का एक शाखा से देख रहा था। 2 स्तर 2 क्रप्टर को मारने के इनाम के रूप में उसे 40 अनुभव अंक, एक विकास बिंदु, साधारण गुणवत्ता के विज डार्ट नामक कौशल पुस्तक और 8 दिन की विनिमय योग्य जीवन अवधि प्राप्त हुई। चिनफेंग ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और वेनम डार्ट को विकसित किया, क्योंकि यह मध्य दूरी का एक आदर्श जहर नुकसान कौशल था। इसे विकसित करने पर कौशल स्तर 2 तक बढ़ गया और साधारण गुणवत्ता से सिल्वर में बदल गया। इससे उपयोगकर्ता को अधिकतम 14 मीटर की दूरी तक घातक जहर का तीर फेंकने की क्षमता मिली, जो प्रभाव पर 120 हमले क्षति अंक देता है और विष की स्थिति लागू करता है। 5 सेकंड के कूलडाउन के साथ स्थिति झर प्रति सेकंड 50% सतत क्षति देती है, जो 5 सेकंड तक चलती है और इसे स्टैक नहीं किया जा सकता। राक्षस ने फिर से हमला किया। वांग मेंग अपने ढाल से उस हमले को रोकने में सफल रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में प्राणी ने अपनी तेज अंग को उसके पेट में घोंप दिया। वांग मंग ने अपनी ढाल और गदा जमीन पर गिरा दिया और राक्षस ने इसका फायदा उठाते हुए उसे दूसरी अंग से छेद दिया। उसके कारण उसे भयंकर दर्द हुआ। धनुर्धारी डर से कांपने लगा। पुजारी घबरा गया, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था, क्योंकि वह जल्दी से ठीक नहीं कर सकता था। निराशा में वांग मेंग ने उनसे भागने के लिए कहा। किन फेंक ने एक डार्ट चलाया जो स्प्रिंट प्रेडेटर के सिर में जा घुसा, जिससे 845 अंक का नुकसान हुआ। जादूगर और तीरंदाज यह देखकर चौंक गए कि हमले ने बॉस के आधे स्वास्थ्य अंकों को छीन लिया था। राक्षस और वांग मेंग दोनों दर्द से तड़पने लगे और विष दानव के घाव से निकलने लगा, जब तक कि उसका शरीर जमीन पर नहीं गिर गया, जिससे बार बार 324 नुकसान हुआ। चूंकि किन फेंक ने 90% से अधिक नुकसान किया था, लूट उसी की थी और स्प्रिंट प्रेडेटर को मारने के लिए उसे 600 अनुभव अंक प्राप्त हुए, जिससे वह स्तर 3 पर पहुंच गया। 2 विकास अंक और व्यापार योग्य जीवन काल के 55 दिन प्राप्त हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि विश डार्ट का समय के साथ होने वाला नुकसान उसकी क्लास की पैसिव एबिलिटी को सक्रिय कर देगा। स्टेल्थ के साथ वह अदृश्य रह सकता था और अनंत काल तक डार्ट फेंक सकता था, और अब प्रारंभिक और मध्य खेल में उसे कुछ भी नहीं रोक सकता था। लूट दानव की लाश से उभरने लगी। वांग मेंग दानव को हुए नुकसान की मात्रा देखकर हैरान रह गया और कुछ सेकंड बाद लूट डिस्प्ले
वांग मिंग खड़े हुए और उन सभी को बचाने के लिए किन फेंग का धन्यवाद किया, लेकिन हमारे लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि वाइल्डलैंड्स में लोगों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, जिससे सभी चौंक गए। वांग मिंग ने हमारे लड़के को धन्यवाद किया कि वांग मिंग ने हमारे लड़के को सलाह के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने फैसला किया कि जब वह माल की जांच कर रहा था तो उसे परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी कुछ जरूरत हो तो वह उन्हें खोज सकते हैं। किन फेंक ने माल उठाया, महसूस किया कि वांग मिंग भरोसेमंद लग रहे थे, साजिश रचते हुए। इसके अलावा उसके पास डाशिया की सरकार का समर्थन था, जिसके पास कई संसाधन थे। हमारे लड़के ने तय किया कि वह बिना उपयोग वाली लूट को बेचने के लिए एक स्थिर बिक्री चैनल ढूंढेगा। उसने ग्रीडी हैंड का उपयोग किया, 3 विकास अंक और 55 दिन की व्यापार योग्य आयु प्राप्त की और स्प्रिंट प्रीडेटर्स की कांस्य गुणवत्ता वाली चमड़े की पिंडली कवच हासिल की। हमारे लड़के ने चमड़े की पिंडली कवच पहनी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे शारीरिक रक्षा में 9 अंक, सभी तत्वों के प्रतिरोधों में 5 अंक मिले, साथ ही 15% शीतलता गति। ये एक बेहतरीन लूट थी क्योंकि उसके पास अभी भी कई अन्य वर्गों की गियर और कौशल पुस्तकें थीं और एक बार उसका बैग भर जाने पर उसने निर्णय लिया कि वह शहर लौटकर सब कुछ जीवन काल के लिए बदल देगा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं क्योंकि इस बार उसकी वृद्धि उसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले 100 गुना तेज थी। क्षेत्र से थोड़ी दूर पर एक अन्य खिलाड़ियों की टीम पर और ज्यादा राक्षसों द्वारा हमला हो रहा था और यह देखने पर कि राक्षसों की संख्या बढ़ रही थी, उन्होंने फैसला किया कि भाग जाना बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, एक और बड़ा राक्षस दिखाई दिया और खिलाड़ियों के भागने से पहले ही उस राक्षस ने तेज बेलों से हमला कर दिया। उन्हें मार डालना। खिलाड़ी शहर में प्रतिक्रिया करते हैं और मदद नहीं कर सकते, बल्कि निराश महसूस करते हैं क्योंकि राक्षस हमेशा समूहों में दिखाई देते थे और जब उनकी सेहत कम होती थी तो भाग जाते थे। कहा जाता था कि खिलाड़ियों को खेल छोड़ने के लिए स्तर 3 पर होना पड़ता था, लेकिन यह एक असंभव काम लग रहा था। कुछ खिलाड़ियों का मानना था कि उन्हें अधिक लोगों की जरूरत थी क्योंकि 3 खिलाड़ियों की टीम पर्याप्त नहीं थी। उनका मानना था कि उन्हें 6 या 10 खिलाड़ियों के समूह बनाने चाहिए। दूसरे खिलाड़ी का तर्क था कि यह काम नहीं करेगा क्योंकि उसने देखा था कि 10 की टीम घेर ली गई और समाप्त हो गई। बाहर और बहुत ज्यादा लोग एक बॉस को आकर्षित करने वाले थे और हाल ही में 40 लोगों के एक समूह ने कुछ श्राप मास्टर को सक्रिय कर दिया था और उसने एक ही वार में उनमें से 30 से अधिक का सफाया कर दिया था। लिजी की टीम भी शहर में वापस आ गई। अगर खिलाड़ी स्तर 3 तक नहीं पहुंचे तो वे गेम के भीतर हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। वे सभी यहां नींद में आने के बाद पहुंचे थे, यानी उनकी चेतना ही गेम के भीतर थी और अगर वे बाहर नहीं निकल पाए तो खैर, उनका असली शरीर भूख से मरने वाला था। लिजी निराश थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि खेल इतना कठिन क्यों था। उसकी दोस्त घबरा गई क्योंकि वे पहले ही 3 बार मर चुके थे और उनकी गैर व्यापारिक जीवन काल 10 साल से कम हो गई थी और इस गति से लिजी वे असली जीवन में मरने वाले थे। यह नहीं जानते हुए कि यह सच है या नहीं, लिजी जानती थी कि वे फिर से मरने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब उसने देखा कि शैडो स्तर 3 पर है तो वह कुछ भ्रमित हो गई, यह समझते हुए कि उसने कुछ तरकीब खोज ली होगी। उसे पता था कि उन्हें इस खेल से बचने के लिए उन्हें स्तर 3 तक ले जाने की जरूरत है। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपनी टीम को यह बात फैलाने का आदेश दिया। उन्हें छाया से मदद लेनी थी ताकि वे स्तर 3 तक पहुंच सकें। वह दृढ़ संकल्पित थी कि वे वास्तविकता में लौटने पर उसे 10 मिलियन नगद दे देंगी। दूसरे लोग चकित थे, लेकिन उसे पता था कि छाया 10 मिलियन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जंगल में वापस हमारे लड़के ने एक स्तर 2 प्रदूषक को मार गिराया, जिससे उसे 20 अनुभव अंक और एक विकास अंक मिला। राक्षस के जीवन काल को अवशोषित करने के बाद किन फेंक ने निर्णय लिया कि उसके पास पहले से ही पर्याप्त विकास अंक है और उसने लालची हाथ को विकसित करने के लिए 5 अंक खर्च करने का निर्णय लिया। यह गुणवत्ता में सुधार हुआ, प्लेटिनम से पन्ना तक गया। अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की संभावना 160% तक बढ़ गई और अब अतिरिक्त लूट के एक स्तर ऊपर होने की 20% संभावना थी। किन फेंग यह देखकर हैरान रह गए, यह जानकर कि प्रभाव जबरदस्त था और महसूस किया कि अगर वह इसे लगातार विकसित करते रहे तो यह अंतो % या यहां तक कि 200% तक पहुंच सकता है। बारिश हो रही थी और कुछ ने किन फेंग का ध्यान खींचा। यह कर्स मास्टर नामक दानव था जो जंगल में भटक रहा था। यह दानव कांस्य स्तर का बॉस था और चांदी के स्तर के बॉस में उन्नत होने के लिए जीवन शक्ति का उपभोग कर रहा था। किन फेंग के लिए यह सामान्य था कि इस बॉस ने 40 लोगों की एक टीम को नष्ट कर दिया था। फिलहाल हमारे नायक के पास एक भरी हुई इन्वेंट्री थी, इसलिए भले ही उसने दानव को मारा, वह लूट नहीं उठा पाएगा। इसलिए फिलहाल उसने इस जगह को नक्शे में चिन्हित करने का फैसला किया। बॉस का विकास कुछ समय लेता, इसलिए उसने पहले अपने इन्वेंट्री को खाली करने और बाद में वापस आने के बारे में सोचा। शहर में यह खबर फैल गई थी कि कोई व्यक्ति लीडर बोर्ड पर नंबर 1 खिलाड़ी शैडो से जल्दी स्तर बढ़ाने के लिए मदद मांगने के लिए 10 मिलियन की पेशकश कर रहा था। लोग मर रहे थे, जीवन काल खो रहे थे, तो अमीर लोग पहले से ही भागने का रास्ता ढूंढने लगे थे, जिसका मतलब था कि आम लोग बर्बाद हो गए थे। जब लोग बातचीत कर रहे थे, किन फेंग शहर में दिखाई दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। सिस्टम का उपयोग करके उसने मार्केट स्टॉल विकल्प सक्रिय किया। सिस्टम को यह घोषणा करने के लिए कहना कि वह उपकरण और कौशल बेच रहा था और स्टॉल केवल 10 मिनट के लिए उपलब्ध था। खिलाड़ी यह देखकर हैरान रह गए कि वह 2 कांस्य स्तरीय गियर पहने हुए था और इसके अलावा 2 और बेच रहा था। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कांस्य स्तरीय बॉस को मार डाला था। एक खिलाड़ी ने पूछा कि वे किन फेंग का चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे थे।
एक अन्य खिलाड़ी ने बताया कि उसने चेहरे को छिपाने का फंक्शन सक्षम किया था। खेल के भीतर की उपस्थिति वास्तविक उपस्थिति से मेल खाए, इसलिए इस कारण से वह रहस्यमय रहना चाहता था। एक जादूगर हमारे लड़के के स्टॉल के पास आया और उत्सुक नजर से पूछा कि आइसिकल जादू की कीमत कितनी है, जिस पर किन फेंग ने जवाब दिया कि यह 100 दिनों की मजदूरी थी के व्यापार योग्य जीवन के। वह ग्रे रोज थीं, जो वर्तमान में शेल टाउन में 11वें स्थान पर थीं और जिनका चेहरा छुपा हुआ था। रोज के लिए 100 दिनों का जीवन काल बहुत था, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह कीमत कम कर सकते हैं, जिस पर चिन्ह फेंक ने समझाया कि साधारण स्तरीय कौशल आइसिकल स्पेल जादूगर की शुरुआती खेती की गति को बढ़ाता है और 100 दिन पहले से ही सस्ता था। रोज ने पूछा कि क्या वह असली दुनिया के पैसे का उपयोग कर सकती है, लेकिन किन फेंक ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसे सलाह दी कि अगर उसके पास नकद है तो वह पहले एक व्यापार योग्य जीवन काल खरीद सकती है और फिर उसे उसके साथ बदल सकती है, और अगर कोई अधिक प्रस्ताव नहीं देता, वह निश्चय कर चुका था कि वह तब तक कौशल नहीं बेचेगा जब तक उसके पास जीवन काल नहीं होगा। उसने विचार करना शुरू कर दिया और फिर टीम चैनल का उपयोग करते हुए उसने अपनी टीम के सदस्यों से पूछा कि क्या यह एक अच्छा प्रस्ताव है। उनकी नेतृत्व की वजह से वे इतनी तेजी से स्तर 2 तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। इसके अलावा इस कौशल के साथ वे स्तर 3 तक और भी तेजी से पहुंच सकते थे, क्योंकि सबसे जरूरी बात पहले भागना था। उसने उनसे अपनी विनिमय योग्य जीवन अवधि उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा, यह वादा करते हुए कि जब वे लौटेंगे तो उन्हें पैसे भेजेगी। उसने 100 दिनों की हस्तांतरणीय जीवन काल हमारे लड़के को सौंप दी। यह देखकर कि उसकी टीम के सभी सदस्य स्तर 2 पर थे, किन फेंग ने महसूस किया कि उन्होंने कम से कम 30 या 40 क्रॉलर्स को मार दिया होगा, इसलिए उनकी व्यापार योग्य जीवन काल 100 दिनों से कहीं अधिक होनी चाहिए। किन फेंग ने जादू बेचा, 100 दिनों की व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त की। अब उनकी व्यापार योग्य जीवन काल 268 दिनों से बढ़कर 368 दिन हो गई। उसी वक्त लिजी दिखाई दी और शैडो को पाकर खुश हुई। मुस्कुराते हुए उसने उसे एक मौका दिया। उसके मदद से अपने आप को स्तर 3 तक पहुंचाने के बदले उसने वादा किया कि वे जब वास्तविक दुनिया में लौटेंगे तो वह उसे 10 मिलियन रुपए देगी। अन्य खिलाड़ी हैरान थे। वह जियांग लेची थी और हमारे लड़के के पिछले जीवन में वह एक अपराधी संघ की प्रमुख थी। बाद में उसके संघ को देश द्वारा समाप्त कर दिया गया। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसके पिता दाजिंग इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं और हमारे लड़के को विश्वास न होता देख उसने उसे अपना नाम देखने के लिए कहा। रिपोर्टों के अनुसार कहा जाता था कि वह नकद का उपयोग लोगों को अपनी उम्र बेचने के लिए लुभाने में करती थी, फिर उन्हें जबरदस्ती मजदूरी के लिए अगवा किया और जिन्होंने विरोध किया था उन्हें वास्तविकता में मार दिया गया था। किन फेंग ने इस प्रस्ताव को ठंडे तरीके से ठुकरा दिया, ये जानते हुए कि वह गिरे हुए इंसान थी। लिजी ने स्वीकार किया कि शैडो इस खेल में मजबूत था, लेकिन उसने खुलासा किया कि अभी तक कोई नहीं जानता था कि खेल कैसे काम करता है, इसलिए उसने उसे उसके साथ टीम बनाने की सलाह दी और बदले में वह सुनिश्चित करेगी कि वह ऐशो आराम से रहे, गाड़ियां, मकान, महिलाएं और सब कुछ जो वह चाहता था। कियान फेंक ने अपना मन नहीं बदला और उससे अपने व्यापार में बाधा डालना बंद करने के लिए कहा। वह किसी से बेहतर जानता था कि नकदी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए जल्द ही एकमात्र सार्वभौमिक मुद्रा व्यापार योग्य जीवन काल होगी। लीजी घमंडी हो गई और यह स्पष्ट कर दिया कि अगर यह वास्तविक दुनिया होती तो उसने उसे अच्छी तरह सबक सिखाया होता। खिन फेंग ने एक घातक नजर से यह स्पष्ट कर दिया कि अगर उसने एक और शब्द कहा तो वह उसे मार डालेगा जब तक उसकी उम्र 0 न हो जाए। लिजी और उसके दोस्तों ने दबाव महसूस किया और बिना समय गंवाए वे वहां से भाग गए। कुछ मिनट बाद हमारे लड़के ने अपने स्टॉल के आखिरी आइटम टियर ब्रॉन्ज की चमकदार चोगा को बेच दिया। अब उसके पास कुल 546 दिन का विनिमय योग्य जीवन काल था। अब जब उसने सब कुछ बेच दिया था, उसने फैसला किया कि अब अभिशाप विशेषज्ञ से निपटने का समय आ गया है। वह अदृश्य हो गया। कोई नहीं जानते नहीं थे, लेकिन व्यापार योग्य जीवन काल कौशल को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता था और जल्द ही यह त्यागा हुआ खेल वास्तविक दुनिया को अराजकता में डालने वाला था। वास्तविक दुनिया की पृष्ठभूमियों के साथ जिस पर लोग कभी गर्व करते थे, जल्द ही केवल व्यक्तिगत शक्ति महत्वपूर्ण होगी। लिजी और उनकी टीम उस इलाके से दूर चली गई। वे दौड़ने से हाँफ रहे हैं और लिजी बताती है कि शैडो ने न केवल उसे ठुकरा दिया बल्कि उसे धमकी भी दी। वह कसम खाती है कि एक बार असली दुनिया में पहुंचने पर वह उसे ढूंढकर मार डालेगी। जब वो यह सोच रही होती है, एक व्यक्ति जिसका नाम माओ लिजून है, जिसे लाओ माओ भी कहते हैं, उसके पास आता है। लाओ माओ कहता है कि वह स्तर 2 पर है और दावा करता है कि उसे खेल में स्तर बढ़ाने के कुछ तरीके पता है। वो पूछता है कि क्या वह 10 मिलियन का वह प्रस्ताव ले सकता है जिसे शैडो ने ठुकरा दिया था, ताकि वह लिजी और उसकी टीम को स्तर 3 पर पहुंचने में मदद कर सके। लिजी सतर्क महसूस करते हुए पूछती है कि लाओ माओ का तरीके कहने का क्या मतलब है। लाओ माओ लिजी से कहता है कि वह आमतौर पर अपने तरीकों को गुप्त रखता है, लेकिन वह उसके लिए एक अपवाद बनाएगा। वह समझाता है कि इस स्थिति में लेवल अप करने के लिए आपको अपनी सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स तेजी से फुर्ती में लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपकी दौड़ने की गति राक्षसों से तेज हो जाएगी, जिससे बिना चोट खाए जीतने में मदद मिलेगी। लिजी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सभी पॉइंट्स ताकत में लगा दी थी। वह लाओ माओ के प्रस्ताव को मान लेती है, लेकिन कहती है कि वह उसे केवल 5 मिलियन देगी क्योंकि वह शैडो जितना ताकतवर नहीं है। लाओ माओ स्वीकार करता है, यह उल्लेख करते हुए कि हालांकि शैडो ताकतवर है, वह उससे उतना ताकतवर नहीं है। उसके लिए इतनी बड़ी राशि ठुकराना अजीब था। इसी बीच चिन्ह फेंक उस स्थान पर पहुंच गया जिसे उसने पहले नक्शे पर अंकित किया था। अभी भी छिपे हुए मोड़ में वह नोट करता है कि राक्षस ने सिल्वर रैंक तक प्रगति कर ली है और उसके चारों ओर की ग्रे धुंध दिखाती है कि यह अभी भी विकसित हो रहा है। वह अपनी विश डार्ट क्षमता सक्रिय करता है, यह जानते हुए कि राक्षस की गोल्ड रैंक में बढ़ोतरी 7 या 8 घंटे लेगी। इंतजार नहीं करना चाहते हुए वह जहर की डार्ट लॉन्च करता है, जो छिपे हुए हमले की वजह से
राक्षस को 659 नुकसान पहुंचाती है। जहर फिर राक्षस को प्रति सेकंड 219 अंक से चोट पहुंचाता रहता है। वह तुरंत राक्षस पर छलांग लगाता है, अपनी छाया चुपके कौशल का उपयोग करते हुए, समझते हुए कि चांदी स्तर के प्रमुख राक्षस की ऊर्जा कांस्य स्तर के राक्षस के मुकाबले 2 या 3 गुना है। अचानक राक्षस एक विशाल मात्रा में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसे बड़ा बनाने के लिए चिनफेंग ने सोचा कि उसे बस अपने जहर डार्ट कौशल से उस राक्षस को 2 या 3 बार मारना होगा। लेकिन अचानक राक्षस ने एक शक्तिशाली हमला किया जिससे आसपास का क्षेत्र नष्ट हो गया। वह बताता है कि यह राक्षस एक जादुई प्रकार का बॉस है जिसकी क्षमताएं एक साथ बहुत सारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। जहर डार्ट को दागने के बाद वह जल्दी से पीछे हट गया और मुश्किल से हमले की सीमा से बाहर निकल पाया। अभी भी अदृश्य रहते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान स्वास्थ्य और रक्षा के साथ अगर उसने राक्षस का हमला सीधे झेला तो वह नहीं बच पाता। लड़ाई जारी रही और राक्षस ने एक और बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू की। उसका विशाल रूप उसकी ओर मुड़ा, लेकिन वह शांत रहा। युद्ध के मैदान में सावधानी से चलते हुए अपने कूल डाउन टाइमर को देखते रहा। उसकी छुपी हुई छाया की क्षमता अभी तैयार नहीं थी, इसलिए उसे बॉस की कमजोरी का इंतजार करना पड़ा। योजना सरल थी, सही समय का इंतजार करना, सटीक हमला करना और मॉन्स्टर के पलटवार से पहले गायब हो जाना। कुछ क्षण बाद प्राणी लड़खड़ाया, थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। यही मौका था। बिना इंतजार किए वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने विश डार्ट कौशल का उपयोग किया। हमला पूरी तरह से लगा जिससे 659 नुकसान हुआ। लगभग तुरंत ही विश ने काम करना शुरू कर दिया। राक्षस की सेहत प्रति सेकंड 219 नुकसान से कम होने लगी। खतरा देखकर राक्षस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन किन फेंक उसे भागने नहीं देने वाले थे। वह बारीकी से पीछा कर रहे थे। उनकी आंखें केंद्रित और दृढ़ थीं। राक्षस लगभग हार चुका था। उसकी भागने की कोशिश बेकार थी। एक तेज हरकत में किन फेंक गायब होकर राक्षस के सिर पर प्रकट हुए और उसे जमीन पर पटक दिया। सिस्टम ने तेजी से उसकी जीत की पुष्टि की। उसने सिल्वर रैंक बॉस को हरा दिया था। उसके सामने कई सूचनाएं आ गईं। उसे कुल 1800 अनुभव अंक मिले और तुरंत ही 3 से 5 स्तर पर पहुंच गया। उसे 4 विकास अंक और आश्चर्यजनक 124 दिन की विनिमय जीवन अवधि भी प्राप्त हुई। वह हंसा, यह देखते हुए कि एक ही बॉस को मारकर वह 2 स्तर ऊपर बढ़ गया और उसे अतिरिक्त विकास अंक मिले। जैसे ही राक्षस का शरीर लूट में बदल गया, उसने अपनी विकसित कौशल ग्रीडी हैंड का उपयोग किया। हवा में चमक आई और सिस्टम स्क्रीन ने पुष्टि की कि लूट इकट्ठी हो गई थी। पुरस्कार उसकी उम्मीद से भी बेहतर थे, जिनमें 4 और विकास अंक और अतिरिक्त 124 दिन की व्यापार योग्य आयु थी और उसके लाभ को दोगुना कर दिया। उदार इनाम ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। तुरंत 2 अतिरिक्त बोनस प्रभावशाली थे। उसे एहसास हुआ कि सिल्वर रैंक वाले बॉस ने उसे कुल 12 विकास बिंदु और 372 दिनों का व्यापार योग्य जीवन काल दिया था। जैसे ही वह अपने इनाम का लुत्फ उठा रहा था, एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया जो अप्रत्याशित बोनस को उजागर कर रहा था। ग्रीडी हैंड का द्वितीयक प्रभाव सक्रिय हो गया, जिससे उसकी लूट की गई वस्तुओं में से एक की दुर्लभता चांदी से सोने में अपग्रेड हो गई। उसने रुचि के साथ सूचना को देखा, एक सोने के स्तर की वस्तु। यह समझ में आया कि क्यों ग्रीडी हैंड को एक जेड स्तरीय कौशल माना जाता था। यह लूट को उसकी मूल गुणवत्ता से परे बढ़ा सकता था। फिर उसकी नजर बिखरी हुई लूट पर पड़ी। 7 या 8 गियर के टुकड़े गिरे थे, लेकिन उसके बैकपैक में केवल 10 स्लॉट बचे थे। उसने लंबी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि हर बार एक बॉस को हराने के बाद लौटना बहुत समय बर्बाद करेगा। उसे पता था कि एक भंडारण अंगूठी या कुछ इसी तरह की चीज इस समस्या को हल करने के लिए बिल्कुल सही होती। जैसे ही चिनफेंग लूट में से किसी विशेष आइटम को देखने वाला था, दृश्य अचानक शेल टाउन में बदल गया। वहां वांग मेंग की टीम की नौकरानियां एक चमकदार रोशनी में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर राहत का भाव था। वह अंततः वापस आ गई थी। यह सब वांग मेंग की वजह से था। जैसे ही बाकी टीम पीछे पीछे आई, उन्होंने उनका धन्यवाद किया और स्वीकार किया कि उनकी नेतृत्व के बिना वे स्तर 3 तक नहीं पहुंच पाते और सुरक्षित वापस नहीं आ पाते। लेकिन वांग मेंग ने उनकी प्रशंसा को हल्के में लिया, कहते हुए कि उनकी प्रगति सभी के मेहनत का नतीजा थी। हालांकि जादूगरनी इस बात का मलाल नहीं छोड़ सकती थी। उसने अफसोस में सांस ली। काश उसने जंगल में किन फेंक को दोस्त के रूप में जोड़ लिया होता। उसने सोचा, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस समय कीचड़ में लिपटी हुई थी। उसकी साथी ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया, कहा कि उसकी नई पोशाक में वह बहुत अच्छी लग रही है और निश्चित रूप से वह रहस्यमय खिलाड़ी उसे फिर से अस्वीकार नहीं करेगा। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, एक सिस्टम घोषणा शहर में गूंज उठी। लीडर बोर्ड अपडेट हो गया था। शैडो स्तर 5 पर पहुंच गया था। यह खबर शहर में खिलाड़ियों को चौंका देने वाली थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शैडो ने इतनी जल्दी स्तर 3 से 5 तक छलांग कैसे लगाई। इसका एकमात्र व्याख्यान यह था कि उसने अवश्य ही एक शक्तिशाली बॉस मॉन्स्टर को हराया होगा। एक अन्य खिलाड़ी ने उल्लेख किया कि बस 10 मिनट पहले उसने देखा कि शैडो आसानी से शहर के चौक में गियर बेच रहा था। और अब यह एक और आदमी ने कहा कि उसकी बहन अभी 18 साल की हुई थी और अगर शैडो को वह पसंद आती तो उनके परिवार के लिए यह बड़ी जीत होती, क्योंकि शैडो की मदद से लेवलिंग अप करना एक खेल परिवर्तक होता। उसके दोस्तों ने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया, उसे याद दिलाते हुए कि शैडो को 10 मिलियन नकद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे मैच मेकिंग प्रोक में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वांग मिंग के शिविर में वापस उसकी टीम चिंतित होने लगी थी। उन्होंने अभी स्तर 3 तक पहुंचने का जश्न मनाया था, लेकिन पता चला कि शैडो पहले ही बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन वांग मिंग शांत रहा।
उसने उन्हें फिलहाल अपनी चिंताएं एक तरफ रखने के लिए कहा। उन्हें लॉग आउट करना होगा, वास्तविकता में लौटना होगा और अपने परिवारों और दोस्तों को इस खतरनाक खेल के बारे में चेतावनी देनी होगी। जैसे ही उनके शरीर फीके पड़ने लगे, सिस्टम ने उनके लॉग आउट की पुष्टि की। वांग मेंग के अंतिम शब्द गंभीर थे। अगर दुनिया अराजकता की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें अपने प्रियजनों को तैयार करना होगा। दृश्य वास्तविक दुनिया में बदल गया। वांग मेंग की आंखें खुली और एक आवाज ने जल्दी से कप्तान को बुलाया। वह सिर्फ कोई नहीं था, किसी खिलाड़ी। वांग मंग एक पुलिस अधिकारी थे। उनके साथी अधिकारी चिंतित होकर उनकी तरफ दौड़े। एक ने स्वीकार किया कि वे डरे हुए थे क्योंकि बिना होश के उनके शरीर ने पारदर्शी होना शुरू कर दिया था। भयानक सच्चाई स्पष्ट थी। अगर कोई खिलाड़ी खेल में मर जाता या उनकी सारी जिंदगी खो जाती तो वे सिर्फ लॉग आउट नहीं होते, वे वास्तविक दुनिया से गायब हो जाते। मगर उस भयानकता पर विचार करने का समय नहीं था। वांग मंग उठे और सबको इकट्ठा होने को कहा क्योंकि कुछ गंभीर हुआ था। कोई वांग मंग से उनके रिपोर्ट के बारे में पूछता है। वांग मंग समझाते हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने एक पार्टी बनाई और हर सदस्य की एक गुप्त पेशा थी जो खेल में एक बड़ा फायदा था। फिर भी उन्हें लगभग एक ही राक्षस ने खत्म कर दिया था। उन्हें केवल अंतिम क्षण में एक अज्ञात खिलाड़ी शैडो द्वारा बचाया गया। वांग मंग पुष्टि करते हैं कि उनकी रिपोर्ट सही है। फिर वे शैडो की अद्भुत प्रगति का वर्णन करते हैं। जब शैडो ने उनकी मदद की वे स्तर 3 पर थे, लेकिन जब तक वांग मंग और उनकी टीम उस स्तर पर पहुंची, शैडो पहले ही स्तर 5 पर पहुंच चुका था, जो कि 2 स्तरों की बड़ी छलांग थी। इस खबर से उच्च पदाधिकारी चिंतित हो जाते हैं। उनमें से एक स्पष्ट प्रश्न पूछता है, क्या इसका मतलब है कि अब शैडो दुनिया का सबसे मजबूत खिलाड़ी है? वह इतनी जल्दी कैसे स्तर बढ़ा गया? अटकलबाजी शुरू होती है और वांग मोंग सुझाव देता है कि शायद शैडो ने कोई उच्च स्तरीय बॉस मॉन्स्टर को हराया या कुछ समान रूप से प्रभावशाली काम किया। एक और अधिकारी जो विवरण के बारे में जिज्ञासु है, एक असंगति पर ध्यान देता है। वांग मोंग के अनुसार जब शैडो ने उन्हें बचाया वह पहले से ही स्तर 3 पर था। अगर यह सच था तो वह बाकी की तरह लॉग आउट क्यों नहीं हुआ? क्या हो सकता है कि शैडो का वास्तविक दुनिया में कोई करीबी परिवार या दोस्त न हो जो उसका इंतजार कर रहे हो? एक महिला अधिकारी एक साहसी विचार प्रस्तुत करती है। वह सोचती है कि शैडो शायद एक स्थानांतरित व्यक्ति है जो अचानक प्रकट होता है और ऐसा लगता है जैसे शक्ति के लिए नियत हो, तेजी से मजबूत हो जाता है। वह कहती है कि स्थानांतरित व्यक्ति अक्सर अनाथ होते हैं, जो यह समझा सकता है कि शैडो वास्तविकता में क्यों नहीं लौटा। उसकी बात से कमरा शांत हो जाता है और उसने जो कहा उसकी गंभीरता को समझते हुए वह शर्म से लाल हो जाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हुए बिना उसे एनईयू कहते हैं और गंभीर बातचीत के दौरान मजाक करने से रोकने के लिए कहते हैं। वह उसके विचार को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि उसने बहुत अधिक उपन्यास पढ़ लिए हैं। फिर मुख्य विषय पर लौटते हुए अधिकारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता है। उच्च अधिकारियों से प्राप्त गुप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि शोधकर्ता एक चिंताजनक पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं। कई बुजुर्ग लोग रहस्यमय तरीके से नींद में मर रहे हैं। जब शोधकर्ताओं ने इस डेटा की तुलना उन लोगों से की जो देवताओं के भूले बिसरे खेल से लौटे थे, तो उन्होंने कुछ चिंताजनक पाया। पता चला कि जो लोग अपनी नींद में मरे थे वे भी खेल में कई बार मर चुके थे। यह एक भयानक सच्चाई को दिखाता है। यदि खिलाड़ी का जीवन काल खेल में शून्य हो जाता है तो वे केवल वहां नहीं मरते, वे वास्तविक जीवन में भी मर जाते हैं। एक अधिकारी अपनी चिंता व्यक्त करता है, यह कहते हुए कि देवताओं का भूला हुआ खेल एक अपवाद है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे है। मुख्य अधिकारी सहमत होते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे उच्च आयामों से अज्ञात जीवों के आक्रमण का सामना कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है जब सभी इस भारी विचार को स्वीकार करते हैं। बिना समय गंवाए मुख्य अधिकारी महत्वपूर्ण मामलों की ओर बढ़ते हैं। वह सभी को बताते हैं कि उच्च अधिकारी, संभवतः सरकार, ने एक आपातकालीन आदेश दिया है। सभी अधिकारियों को अपनी अपनी जगहों पर वैनगार्ड टीम बनानी होगी और देवताओं के भूले हुए खेल में प्रवेश करना होगा और जितनी जानकारी मिल सके इकट्ठा करें। यह अब केवल पुलिस का मुद्दा नहीं है। सरकार इस अनोखे संकट से निपटने के लिए एक विशेष बल बना रही है। वह समस्या के वैश्विक स्तर को उजागर करता है। हर राष्ट्र इस नई वास्तविकता को समझने और उसका अन्वेषण करने के लिए दौड़ रहा है और पीछे रह जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा खोने जैसा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी फिर अपना निर्णय घोषित करते हैं कि न्यू टीम 1 की कप्तान होंगी। वह बिना झिझक इस भूमिका को स्वीकार कर लेती है। वांग मंग को उनके उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें अपनी टीम के सदस्यों को चुनने की शक्ति दी गई है। वांग मंग ने सिर हिलाया, समझते हुए कि उनका मिशन कितना महत्वपूर्ण है। फिर प्रमुख अधिकारी ने शैडो की ओर ध्यान केंद्रित किया, वह रहस्यमय खिलाड़ी जिसे वांग मंग मिला था। वांग मंग की कहानी के आधार पर शैडो के इरादे बुरे नहीं लगते। इसी कारण से प्रमुख अधिकारी ने न्यू और वांग मंग को आदेश दिया कि वे उसे दोस्त बनाने की कोशिश करें। उनका लक्ष्य यह पता लगाना है कि शैडो वास्तव में कौन है और उसके साथ काम करना है। वो बताते हैं कि न्यू प्रभारी क्यों है। खेलों और कहानियों के बारे में उसकी गहन जानकारी उसे शैडो जैसे किसी की छानबीन के लिए सबसे अच्छी पसंद बनाती है, जिनकी क्षमताएं और क्रियाएं लगभग मिथकों जैसी लगती हैं। मुख्य अधिकारी को उम्मीद है कि न्यू और वांग मेंग शैडो को एक सहयोगी बना सकते हैं जो खेल में उनका प्रतिनिधित्व कर सके। यदि वे सफल होते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्राप्त होगी जो उन्हें रणनीतिक लाभ दे सकती है। अन्य पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी जनसामान्य घबराहट को रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ ही बैठक समाप्त होती है। जब सूरज ढलता है और शहर पर सुनहरी आभा डालता है तो अधिकारी आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। अगले दिन दृश्य एक हाई स्कूल में बदल जाता है जहाँ नायक की छोटी बहन अपने डेस्क पर बैठी सोच में डूबी होती है।
उसके आसपास छात्र हाल की खबरों के बारे में उत्सुकता से बात कर रहे हैं। पास के एक छोटे समूह में एक चौंकाने वाली खोज के बारे में चर्चा हो रही है। चांग हुआ, वह छात्र जिसकी शरीर गायब होना शुरू हो गई थी, खेल में स्तर 3 तक पहुंच चुका है और सुरक्षित रूप से बाहर निकल चुका है। एक लड़की साझा करती है कि चांग हुआ ने कुछ महत्वपूर्ण बात का खुलासा किया। यदि एक ही जिले के कई लोग एक साथ सो जाते हैं तो वे सभी खेल में उसी स्टार्टर गांव में पहुंच जाएंगे। ये खबर हलचल मचाती है।